कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर से आके। तो बेसिक पढ़ते हैं किस चीज़ के, एलिमेंटल फिजिक्स के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये हमारा है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच में एक r डिस्टेंस है, और ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है तो वो पता करना हमें ज़रूरी है। तो उस फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन नेचर होता है। ओके, मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग नॉट सो वीक, 1/4πε0 माइनस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस Q1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और Q2 चार्ज है न्यूक्लियस का। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ये हमारा हमने देखा कि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करेंगे Q क्या है। कैपिटल Q इज अ फिजिकल चार्ज, ये फिजिकल चार्ज होता है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल चार्ज वही होता है जो Q के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी होगी, माइनस होगी, लेकिन 1.7 2.4 फ्रैक्शन में नहीं होगी कभी। जो फ्रैक्शन में होगी उसको हम फिजिकल चार्ज नहीं कहते। तो फिजिकल चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा जब इंटीग्रल मल्टीपल में होगा वो Q के, स्मॉल q के, और जब फिजिकल चार्ज एग्जिस्ट करेगा तभी कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, लाइक एक एलिमेंट है HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है। तो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है। तो रियल में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहाँ पे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा उनके आउटर बॉन्ड में। जब हम पेयर बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब असल में क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीके का, बट इसको हम वॉन डेर वाल्स फोर्स कहते हैं, ये कूलम्बिक फोर्स नहीं है। और वॉन डेर वाल्स फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का, बिकॉज क्योंकि ये रियल चार्जेस नहीं है, ये पार्शियल चार्जेस हैं, दीज आर नॉट रियल चार्जेस, ये रियल चार्जेस नहीं है, इसलिए सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो जब यहाँ पे डेल माइनस जनरेट हो जाए, क्योंकि ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो ये डेल माइनस, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस आ जाएगा, ये पार्शियल चार्जेस हैं इस तरीके से। और फिर इसके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्लोरीन हाइड्रोजन, नेक्स्ट जो एटम है उसके हाइड्रोजन का पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे चेन बनती जाती है। तो ये फोर्स, तो बॉन्ड तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके, बट ये जो इनके बीच में दो एलिमेंट के बीच में है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स है, जो कि काफी ज्यादा वीक इन नेचर होता है। आगे आते हैं, अब केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब केमिकल बॉन्ड को इन डेप्थ। तो केमिकल बॉन्ड एक तरीके से कैसे बनता है, ये टू एटम्स हैं, ओके, एटम 1 एटम 2, ये इनके न्यूक्लियस है। तो सबसे पहला फोर्स जो होगा वो पिंक वाला, ये दो न्यूक्लियस के बीच में है। उसके बाद सेकंड फोर्स जो होगा, ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अट्रैक्शन वाले फोर्स हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम्स का। बट ये तो अट्रैक्शन फोर्स आ गया Fa से, जिसको हमने -1/4ε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से डिनोट कर दिया। सॉरी, पिंक वाला हमारा रिपल्सन फोर्स है, पिंक वाला हमारा रिपल्सन फोर्स है, और ग्रीन वाला हमारा अट्रैक्शन फोर्स है। तो रिपल्सन फोर्स है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है पिंक वाला, तो वो हमारा ये है। इसमें पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि Q इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का -Q1 -Q2 एंड में पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। और ग्रीन वाला जो है ये हमारा रिपल्सिव चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसके न्यूक्लियस को, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो ऐसे फोर्स हैं, दो ऐसे फोर्स हैं। अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो टोटल फोर्स होता है, जो केमिकल बॉन्ड का फोर्स होता है, मतलब दो एटम्स का ये जो मेन फोर्स है, ये F = FA + FR होता है। अब इसमें और क्या चीज़ है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मतलब कितनी दो एटम के बीच में डिस्टेंस होगी वो हमें बताएगी कितने स्ट्रॉन्ग है दोनों बॉन्ड। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लेस है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। मतलब सीधी सी बात है,
ये एटम है, ये एटम है, अगर वो बहुत दूर है, सीधी सी बात है उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। ओके, अगर फार अवे है तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, और बहुत ही क्लोज है मतलब उनके बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ हमने समझी। अब एक चीज़ और समझने की है कि अगर केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता, मतलब दो फोर्स क्यों होते हैं एफ ए प्लस एफ आर, सिर्फ एक ही फोर्स क्यों नहीं होता? अगर केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता तो दोनों एटम एक दूसरे में अट्रैक्ट होकर कोलाइड हो जाते और कोई भी एलिमेंट नहीं बनता, पर नेचर में ऐसा तो नहीं होता है। एंड दूसरी बात कि अगर केवल रिपल्सिव फोर्स होता, केवल रिपल्सिव फोर्स होता मतलब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को अटैक नहीं करता और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं करता। सॉरी, फिर से, हाँ, हमारा रिपल्सिव फोर्स होता केवल मतलब ग्रीन वाला नहीं होता। ओके, मतलब कि ये जो अट्रैक्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अटैक नहीं करता। क्या होता है कि दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है कि एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एटम फार अवे चले जाते, तो कभी बॉन्ड ही नहीं बनता तो एलिमेंट ही नहीं बनता। तो दोनों केस में ऐसा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हमारा दोनों फोर्सेज होते हैं, दोनों बैलेंस में होते हैं, कि स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, तभी हमारा बॉन्ड बनता है। कोई कोई बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई कोई बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, तो वो डिस्टेंस पे मैटर करता है। दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कम है तो बॉन्ड स्ट्रांग है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड वीक है। आगे आते हैं, द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बाइंडिंग फोर्स है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की। अब केमिकल बॉन्ड दो तरीके का होता है, प्राइमरी बॉन्ड, इंटरएटॉमिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होता है। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड जो होता है वो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, मतलब एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है। ओके, HCl में H और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर होता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। दूसरा बॉन्ड होता है जो वो होता है हमारा सेकेंडरी बॉन्ड, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल HCl का एक एटम मॉलिक्यूल और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स इन नेचर होता है, जो काफी वीक और अनस्टेबल होता है। ये हम चीजें देख चुके हैं। तो मेन बात करेंगे प्राइमरी बॉन्ड की। प्राइमरी बॉन्ड भी अपने आप में तीन तरीके का होता है, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। Na का कॉन्फ़िगरेशन 11:281, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जो कि काफी लूज होता है। Cl का कॉन्फ़िगरेशन 17:287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, वो एक को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो Na इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना देगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन बना लेगा। तो कैटायन और एनायन मिलके हमारा Na+Cl बनाएंगे, जिसके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और हर एटम को फॉलो करना होता है ऑक्टेट रूल 2n², मैक्सिमम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, ये तो सबको पता ही 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो स्टेबिलिटी जो हमारी होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो इस चीज को समझते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। क्या मतलब है इसका? तो जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल है, एर्थ ग्रुप, जिसमें हम शुरू के 3344 एलिमेंट ले रहे हैं, जो हमारा एर्थ ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है और सबसे लीस्ट एनर्जी वाला होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है, इसका ऑक्टेट पूरा है, ये रिएक्टिव नहीं होगा, मतलब एनर्जी नहीं रखेगा रिएक्शन करने की, ये चीज है। और जो जितना कम स्टेबल होगा, लाइक दीज ग्रुप्स, ये अनस्टेबल हैं, ठीक है, तो इनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा ही होगी रिएक्शन के लिए। अब बात आती है कि ये बॉन्ड बना क्यों, जो बॉन्ड है Na और Cl के बीच में, ये बना क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल एटम्स हैं, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन है, इनकी अनस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में चेंज हो रही है जब ये बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, बॉन्ड बना रहे हैं तो वो स्टेबल हो रहे हैं। तो जब कोई चीज़ स्टेबल हो रही है तो क्यों नहीं हो, फिर वो होगी ना, तो इसीलिए इनके बीच में बॉन्ड बना, ये रीज़न था बॉन्ड बनने का। तो अभी इस ग्रुप की बात नहीं करते, ये तो हमारा मेन ग्रुप है ही। H क्या है, एक्सेप्शनल है। जो हाइड्रोजन होता है वो एक्सेप्शनल होता है क्योंकि वो डिफरेंट है बाकी के इन उस एलिमेंट से। ओके, तो ये हैं सब एक जैसे कैरेक्टर शो करते हैं शुरू के 9 एलिमेंट्स। ये मेटालिक नेचर के होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है,
ओके, और इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। ये सारा नॉन मेटालिक नेचर करते हैं और अपोजिट चार्ज वाले ही बॉन्ड बनाते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड हमेशा अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में ही बनता है। अब अलग नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या कहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन वो है जो सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ना हो। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन वो है जो किसी भी एक मतलब सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ना हो, बिल्कुल उसको ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को लीव कर गया हो। तो इस सिंगल को समझते हैं यहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में अगर नहीं है तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने सोडियम ऊपर भी लिया था NaCl में, NaCl के साथ में। यहाँ पे हर Na एटम के लिए एक उसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कब बोल सकते हैं? जब इसका इन्फ्लुएंस इसके न्यूक्लियस से हट के बाकी न्यूक्लियस से हो, लाइक दिस, इधर होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है क्या बहुत ज्यादा आसपास के न्यूक्लियस से इस पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियस से। इसलिए अब इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो इसको हम पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलें या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलें, ये फिर कैटाइन है, Na कैटाइन, कैटाइन की लैटिस बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब एक बात आती है कि मेटल सबसे स्ट्रांग होते हैं पर मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक होता है। तो ऐसा क्यों है? उसका रीजन देखते हैं। ये कैटाइन लैटिस है, सारे पॉजिटिव न्यूक्लियसेस, और अज्यूम करो, इसको इमेजिन करो कि ये नेगेटिव चार्जेस कुछ ऐसे क्लाउड में नीचे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब उसी के संग है। तो इनके बीच में फोर्स लगा हुआ है, बॉन्ड है कैटाइन लैटिस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। ये बॉन्ड अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है, दिस इज वेरी स्ट्रांग। इसीलिए मेटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन किसी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन ये नहीं कहती कि किसी कैटाइन लैटिस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का बॉन्ड, नहीं, उनके एटम्स के बीच का बॉन्ड। वो मेटालिक बॉन्ड कहने के लिए बहुत वीक होता है, पर कैटाइन लैटिस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब सारे के सारे, एक लैटिस में बहुत सारे एटम है, न्यूक्लियस है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। और एक न्यूक्लियस बहुत सारे उससे अट्रैक्शन फोर्स ले रहा है, एक न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसलिए स्ट्रॉन्ग, मतलब बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे बॉन्ड क्यों बना, NaCl के संग बॉन्ड क्यों बनाया। अगर ये नहीं बनता, अगर हम किसी वजह से इसका क्लाउड और कैटाइन लैटिस के बीच में बॉन्ड नहीं बना पा रहे तो Na अनस्टेबल ही है, और जब वो अनस्टेबल है तो वो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा Cl के साथ में। ये रीजन है। तो मेटालिक बॉन्ड हमने समझा। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा ग्रुप बनाता है? ग्रुप नंबर 4 बनाता है, सबको पता है। और सबसे कॉमन हमारा जो यूज में होता है वो सिलिकॉन है, और हम पढ़ते कार्बन से हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर कार्बन। और सबसे ज़्यादा जो हमारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है सिलिकॉन, जो सबसे ज़्यादा चीप एंड आसानी से अवेलेबल वाला मेटल बोले या फिर एलिमेंट बोले है। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर रूल लगाएंगे अगर, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 1 लास्ट वाले उसमें। यहाँ पे हमारा 4 अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ये समझने वाली बात है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेबल, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल तो है, लेकिन ये क्या है, ये एक्सेप्ट करेगा कि लूज करेगा। तो ये किसी भी कंडीशन में फिट नहीं बैठता है कि ये एक, मतलब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, अदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इतना आसान नहीं है। ये लूज तो नहीं कर सकता है और गेन कर सकता है, पर कोई दूसरा एटम भी तो रेडी हो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फिर ऐसा नेचर में एक ऐसी चीज आई कि हम एक नए तरीके का बॉन्ड देखते हैं जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ऊपर यही रीजन था कि हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस था, वो बाकी एलिमेंट से ना मेटालिक है ना वो नॉन मेटालिक है, बाकी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन भी खुद में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब जहाँ इक्वल नंबर ऑफ ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन ने क्या किया, शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है कहने के लिए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है कहने के लिए, क्योंकि दोनों ने शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बहुत पास है। बट रियलिटी में तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो ऐसे हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड
बना। अब कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाता है, क्लोरीन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, और हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो बनाते ही बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, वही हमारा क्या है, ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना है, सीधी सी बात है। और कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के होता है। तो टू टाइप्स क्या है, टू टाइप्स देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। जो नंबर 1 टाइप है वो तो यही है, वो प्योर है, ठीक है, वहां पे कोई भी मिलावट नहीं है। जो मेन कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, क्लोरीन, 2 कार्बन के बीच में। बट अगर हम बात करें जो कि मिक्स टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, टाइप 2 जो कि मिक्सचर है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हम देखते हैं HCl के केस में। अब हो तो वहां पे भी यही रहा था ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होके, और मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दोनों की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है, कोवेलेंट बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड होने के साथ में क्लोरीन जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उनको अपनी तरफ भी खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके का बना है, क्लोरीन के पास ज्यादा, हाइड्रोजन के पास कम। तो ये क्या है, मिक्सचर है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का। ओके, और इस तरीके का हम और कैसे देख सकते हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 के एलिमेंट के बीच में, लाइक गैलियम आर्सेनाइड इज अ प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो एक्सेप्शन हो गया, इसको आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए था, पर ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड बना है। नोट करने की बात है, जिंक बनाता है, देख लेते हैं, ये आपका गैलियम, ये आर्सेनाइड, ये आपका प्योर बॉन्ड बनाता है। ऐसे जिंक कैडमियम बनाता है, ठीक है। तो ये बनने चाहिए थे आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये मेटालिक और नॉन मेटालिक हैं। ओके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। पर नेचर में ऐसा नहीं होता, इसलिए गैलियम आर्सेनाइड एज अ सेमीकंडक्टर भी हम यूज करते हैं। अब ये तो बात हो गई सारी कि ग्रुप 3 ग्रुप 5 भी बनाते हैं कहीं कहीं ऐसा मिक्स वाला बॉन्ड कोवेलेंट, और गैलियम आर्सेनाइड एक एक्सेप्शन है जो प्योर बनाता है। अब बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो वो कुछ ऐसा बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, इस बॉन्ड के अंदर 2 कैरेक्टर हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक। तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए 100 × 1 - e⁻⁻.25 XA - XP का होल स्क्वायर, जहां पे XA - XP है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब H और Cl के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब ये भी 2 तरीके का हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है, मिक्सचर वाला कोवेलेंट बॉन्ड। मिक्सचर कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स अगेन, नॉन पोलर एंड पोलर। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आइडेंटिकल एलिमेंट्स, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स के बीच में बनता है, H2 Cl2 सिलिकॉन कार्बन, ठीक है, जर्मेनियम के बीच में, ये प्योरली कोवेलेंट होता है। ओके, तो ये मिक्सचर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड के ही जो 2 टाइप है, प्योर एंड मिक्सचर, उसी को हमने यहाँ लिखा है। ओके, तो ये प्योरली कोवेलेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्योरली कोवेलेंट होता है। पोलर क्या है वो हमने देख लिया, उसमें आयनिक मिक्स है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम लाइक HCl, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड एक्सेट्रा। बॉन्ड हैज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये प्योर है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी होता है एलिमेंट के पास में। So ionic bond is the strongest bond among all, whereas metallic bond is the weakest bond. लेकिन मेटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं उसका रीजन हमने देख लिया, क्योंकि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, ना कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन लैटिस के बीच में। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन लैटिस के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होता है, वीकेस्ट बॉन्ड। ओके, मेटालिक बॉन्ड वीकेस्ट और आयनिक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया। अमंग ऑल द प्राइमरी बॉन्ड्स अगर हम करें रेटिंग करें तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर कोवेलेंट, फिर मेटालिक। और अगर ये चीज है तो फिर बीच में आयनिक प्लस कोवेलेंट बॉन्ड होगा और फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, फिर मेटालिक होगा और यहाँ आयनिक, क्योंकि आयनिक अगर मिक्स हो रहा है कोवेलेंट के संग तो वो प्योर से तो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। अब आते हैं अपने मेन एलिमेंट के ऊपर, जो कि हमको पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उसी पे बेस है, सिलिकॉन, ठीक है, सेमीकंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन 14,
284, ये 4 है और 4 की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ना ये लूज करेगा ना गेन करेगा, शेयर करेगा। अब अपना बेसिक आते हैं क्लास 12th की सॉलिड स्टेट जो पहला चैप्टर था उसके ऊपर। ये हमारे पास लेटिस है पूरी, इसमें ये हमने यूनिट सेल बनाया जिसकी लेंथ एज लेंथ ए है। तो एक जो हमारा ये भी लेटिस है, ये हर कॉर्नर पे एक एलिमेंट है, वो हर कॉर्नर 8 अलग अलग बॉक्सेस में शेयर हो रहा है, ठीक है, 8 अलग अलग बॉक्सेस में शेयर हो रहा है। अभी इसको आगे देखेंगे। तो ए जो है उसको हम लेटिस पैरामीटर बोलते हैं या क्यूब एज लेंथ बोलते हैं। क्यूब एज लेंथ तो समझ में आ रहा है, क्यूब की एज लेंथ या लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं। और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के साथ। अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो ए बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर इनको बढ़ाओगे डिस्टेंस को, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ए बढ़ जाएगा। ओके, तो टिपिकल जो हमारा सिलिकॉन का डायग्राम है वो कुछ ऐसा होता है। ये इसके पास 1 2 ये इसके हो गए, ये सिलिकॉन है, ये एक और सिलिकॉन से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर दिए, इस वाले ने इस वाले से शेयर कर दिए, इधर वाले ने इधर वाले से, और इसने ऊपर वाले से शेयर कर दिए। ये चीज हमें दिखाई दी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस लेक्चर के, जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, क्लास 11th केमिस्ट्री। तो जिन लोगों का टारगेट प्योरली गेट है, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखना है, तो ये टॉपिक किसी काम का नहीं है, इसको बिना पढ़े भी सब कुछ हो सकता है, ठीक है। यूजलेस टॉपिक है, फिर भी जिनको देखना है वो इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने इसको। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ S2 मॉलिक्यूल। S2 मॉलिक्यूल का केस हम अगर ले रहे हैं तो H में क्या होता है, हमारा 1s1 ऑर्बिटल होती है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1s के अंदर 1 होता है, तो 1s हमने लिया। अब इसके 2 सब केसेस बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। 2 सब केसेस बनते हैं। एक में क्या है, आप ये समझो कि पहले मैं ये बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो इसका ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। उसकी वजह से क्या होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि 1s दोनों कंबाइन हो जाएंगे। मतलब एक बार में अगर देखो तो इस इलेक्ट्रॉन पे केवल इसका इन्फ्लुएंस है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन हैव इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए x1 डिस्टेंस है, x2 में क्या है, यही चीज 2 न्यूक्लियस की बात हो जा रही है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे 2 न्यूक्लियस का है, तो 2 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा किसी इलेक्ट्रॉन पे तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना। तो x2 इज लेस देन x1, ये समझने वाली बात थी कि x2 जो होगा, जब 2 न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन और पास आ गए। जब इलेक्ट्रॉन पास आ गए तो उन्होंने कुछ ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हमने बोला सिग्मा 1s, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या कंस्ट्रक्टिव। अब सेकंड केस में क्या लेते हैं, अब मानते हैं ये जो न्यूक्लियस है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। दो दो फोर्सेस लग रहे हैं रिपेल के, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या है कि रेपेलिंग फोर्स लग रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम में अलग रह जाएगा और ये अपने एटम में अलग रह जाएगा, बीच में खाली स्पेस, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। इसलिए बोला एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। जैसे पिछले केस में अट्रैक्शन वाला फोर्स कंसिडर किया, यहाँ पे रिपल्सर वाला फोर्स किया। अब बात करेंगे कि अरे होता तो एक ही है, बनता तो बॉन्ड है ना, तो इसीलिए तो 2 बोले हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। मतलब पॉसिबिलिटी है एंटी बॉन्डिंग की भी, कहने का ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉन्ड बने ही। मान लो 1 लाख एटम आपने ले लिया हाइड्रोजन के, कभी ऐसा भी है कि हाइड्रोजन का एक, उसमें से एक 1 लाख में से केवल एक बॉन्ड बना ही नहीं पाया। उसी पॉसिबिलिटी को हमने सिग्मा 1s स्टार बोला है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज समझने वाली थी। अब यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी क्या है, स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है। मोर एनर्जी इज लेस स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी इज लेस
स्टेबिलिटी, ये समझने वाली बात है। तो ये हमारा 1s है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन 1 की, हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है 1s। तो ये हमारा बॉन्डिंग है सिग्मा 1s। तो क्या है कि लो एनर्जी पे है, मतलब मोर स्टेबल है, S2 इज मोर स्टेबल देन सिंगल H एटम। ये आपका H2 बना है, इसको मैं ले लेता हूं H और H डैश। तो H2 हमारा बन गया। H2 क्या मोर स्टेबल है क्योंकि वो एनर्जी की लेवल में लो पे एग्जिस्ट करता है। एंटी बॉन्डिंग बहुत ही कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, फिर भी कुछ तो फोर्स लग रहा है दोनों पे, पर वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे किसी भी वजह से। ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू सिंगल H एटम। तो सिग्मा स्टार 1s कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब बॉन्ड बनता ही नहीं है। हमेशा बॉन्ड भरते हैं तो नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं, ये रीजन था। यहाँ पे पूरा ये खत्म हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक। अब कुछ बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट की। फॉर स्टेबल बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नंबर इन एंटी बॉन्डिंग। मतलब स्टेबिलिटी के लिए हमेशा एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होना चाहिए बॉन्डिंग में। मतलब सीधी सी बात है कि पहले आप बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरें। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम है जिसमें यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, मान लो 2 है, यहाँ पे 1 है, कुछ भी मान लो। तो 2 अगर यहाँ भरेंगे तो फिर 1 आप यहाँ भरोगे, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, इधर लेस होनी चाहिए। मतलब पहले आप भरना शुरू करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाले से भरेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये पॉइंट का ये मतलब है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज एन आइडेंटिकल एटम्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर टू मेक अ सॉलिड। माना कि बहुत सारे आइडेंटिकल एटम एक साथ आए हैं सॉलिड बनाने के लिए। तो हमने क्या माना है कि लेट अस सपोज एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ओके, एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स एटम्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर टू मेक अ सॉलिड। अब हमने एक चीज पहले देखी थी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, क्यों होती है? अगर मान लो जैसा एग्जांपल दिया 2 यहाँ पे, यहाँ 1 है, तो तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे फिल करेंगे? यहाँ पे 2 ही फिल हो सकते हैं, एक उसमें, ओके। तो अगर तीसरा भी फिल करने की कोशिश करेंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसीलिए हम स्प्लिट करते हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है। हमने एंटी बॉन्डिंग बनाया, उसको नाम दिया एंटी बॉन्डिंग। तो यहीं से ये चीज समझते हैं कि एक सॉलिड के लिए हमने बहुत सारे एटम लिए। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बीच में हमने ये डायग्राम लिया है। यहाँ का क्या मतलब है कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेस हुआ, और यहाँ पे वेरी लेस हो गया। वेरी लेस हो गया मतलब कि एटम्स वेरी क्लोज हो गए, ये समझने वाली बात है, एटम्स वेरी क्लोज। अब मोर था मतलब एनर्जी स्टेट सिंगल था, ठीक है, सिंगल 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 चल रहा है। लेस हुई डिस्टेंस मतलब क्या है, एटम्स मोर बहुत दूर हैं, पास आए और बहुत पास आ गए, ये क्या है, एटम्स है, ये एटम्स है। ये 3 केसेस हैं, ठीक है, बहुत दूर थे, पास आए और बहुत पास आ गए। तो जब बहुत दूर थे तो क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंगल ही थी, कोई दिक्कत नहीं, स्प्लिट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि कोई बॉन्ड ही नहीं बनना था। और पास आए फिर भी कोई बॉन्ड नहीं बनना था। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा पास आए, जब बहुत ज़्यादा पास आए तब बॉन्ड बनना है। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट होंगी, वो स्प्लिट होंगी, ओके। जब 2 एटम्स 2 ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्प्लिट हो रहे हैं तो n एटम्स कितने में स्प्लिट होंगे? बस सीधा सा आंसर है n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या फिर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये जो बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स आती हैं स्प्लिट होने के बाद, ये कहाँ से आई? ये यहाँ से आई। ये डायग्राम यही समझाना चाह रहा था कि इंटरएटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होने के बाद एकदम से बहुत सारी उसमें स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, और 2 एनर्जी स्टेट के बीच की डिस्टेंस को डेल्टा ई बोला है हमने। और यहीं से हमारा निकल के आया सेमीकंडक्टर की बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी स्टेट्स ये क्या है? बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स है। तो बीच में क्या होता है सेमीकंडक्टर में? बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स होता है, ओके। तो यहीं से हमारा निकल के आया कॉन्सेप्ट सेमीकंडक्टर का। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर इसे खत्म करते हैं। एट द इक्विलिब्रियम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस there is a band of allowed energies but within the allowed band the energies are at discrete energy level। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या था कि इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा थी तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन
there is a band of allowed energies, but within the allowed band energies, ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं कि बैंड ऑफ अलाउड एनर्जीज के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे हैं, ये इनकी लोकेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्क्रीट और क्वांटाइज की बात करी कि E1, E2, ठीक है, E3, ऐसा नहीं है कि E1.4, E2.6 ऐसा नहीं है, वो E1, E2 एक डेफिनेट लोकेशन पे ही एग्जिस्ट करेंगे। इस पॉइंट का मेन चीज पकड़ने वाली थी वो थी यही, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं हमारी, ठीक है, अलाउड बैंड के अंदर, अलाउड एनर्जीज या बैंड के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होती है। द पाउलीज एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट द जॉइनिंग ऑफ एटम टू फॉर्म अ सिस्टम डज नॉट चेंज टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स। पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो एटम जुड़ते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स को बदलते नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज को बदल सकते हैं। हाउएवर नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम क्वांटम नंबर, ठीक है, सेम क्वांटम नंबर्स। सो द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मस्ट स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ एनर्जीज इन ऑर्डर टू, ठीक है, जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं हमारी जो अलग अलग हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाती है बैंड ऑफ एनर्जीज में, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ये बैंड ऑफ एनर्जीज में हमारी स्प्लिट हुई, क्यों स्प्लिट हुई? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का यूनिक क्वांटम नंबर है, दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता, तो हर इलेक्ट्रॉन को एक डिफरेंट एनर्जी स्टेट में ही जाना है, ओके, किसी एक में नहीं वो रह सकता, मतलब किसी एक वन एनर्जी स्टेट can't have टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक एनर्जी स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसीलिए उनको क्या हमने बात करी है, किस पे जोर एम्फेसिस डाला है कि मस्ट स्प्लिट होना ही पड़ेगा इनटू अ बैंड ऑफ एनर्जीज इन ऑर्डर दैट ईच इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई अ डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट क्वांटम स्टेट, मतलब डिफरेंट क्वांटम स्टेट को हर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करे, इसीलिए हमने स्प्लिट कर दिया बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स बैंड में। तो ये था मोटा मोटा सा यहाँ पे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने एमओटी पढ़ा लास्ट में, जो कि काफ़ी टिपिकल है और ज़रूरी नहीं है उसको समझना, बट ये बेस है कि ये निकल के आ रहा है बैंड ऑफ एनर्जी स्टेट्स निकल के आ रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है।